2000 में मतलब हम तब मैं इंस्पेक्टर था, संजय थुल भी रायपुर में थे। तो यहाँ हमको ऐसे लगा कि भैया एसोसिएशन होना चाहिए, क्योंकि इसके पहले बहुत सारे जो इंस्पेक्टर और सुप्रीडेंट जो है उनके ऊपर थोड़ा एडमिनिस्ट्रेटिव अत्याचार करता था। जहाँ प्रमोशन की बात आती थी, प्रमोशन में उनको मतलब वो जो जो ड्यू ये रहता था उनका, वो मिलता नहीं था उनको। तो ऐसी केसेस 2-4 हुई है, जैसे रायपुर में भी हुई थी, एक बंसोड़ करके थे, तुल साहब ने मेरे को बताया था। तो उस टाइप का होता था, तो मैं बोला ऐसे होना चाहिए अपनी भी एसोसिएशन एक। और जनरल एसोसिएशन में जाओ तो वो हाथ तो बोलते थे लेकिन काम नहीं करते थे, वो एक प्रॉब्लम था। तो 2000 से शुरुआत किया। उसके बाद तो मतलब एक ऐसी वाकया हुआ 2002 में कि एक रिस्ट्रक्चरिंग हमारे यहाँ हुआ, और हमारे यहाँ 164 नई पोस्ट आई थी। तो उसमें क्या हो गया कि जो जो मतलब शेयर शेड्यूल कास्ट को मिलना चाहिए था वो उसमें नहीं मिला। मतलब एक ओन मेरिट का जो कंसेप्ट है वो लागू नहीं किया गया उसमें। तो उसके उससे क्या हो गया कि 25-30 जो शेड्यूल कास्ट के ये थे, शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के जो इंस्पेक्टर थे वो सुप्रीडेंट नहीं बन पाए थे। तो हमने सोचा, मैं यहाँ था, मैं नागपुर में था, संजय थूल साहब शायद रायपुर में थे, सोलंकी थे, जगदीश सोलंकी रायपुर में थे। उन्होंने सोचा कि हम तो सोच रहे थे प्रमोशन का उतना इम्पोर्टेंस नहीं था, लेकिन जो हमारे साथ ये हुआ था, अत्याचार हुआ था, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। तो बोला ऐसी होना नहीं चाहिए, आगे भी ऐसी होते रहेगा। तो इसके लिए फिर मैंने एक तभी फ़ोन भी नहीं था, कोई मोबाइल नहीं था हमारे पास, कुछ नहीं था, तो इस कारण कांटेक्ट नहीं हो पा रहा था। फिर यहाँ पे अगर रायपुर भोपाल लगा तो एसटीडी लगा कॉल, वो भी एसटीडी फैसिलिटी अपने यहाँ नहीं थी ऑफिस में, जस्ट लोकल फोन चलते थे, बाहर जाके लगाते थे। फिर कैसे तो भी बातचीत की है हमने आगे बढ़ने के लिए। तो फिर संजय धूत सर ने रायपुर से लेटर लिखा, मैंने भी 1-2 लेटर लिखा यहाँ। तो ऐसे करते करते फिर वो मैटर पहुंचा बोर्ड में, बोर्ड में भी गए थे हम, बोर्ड में भी लेटर लिखे हमने, पार्लियामेंट कमेटी को लेटर लिखे, SC/ST कमीशन को लेटर लिखा। फिर उन्होंने कॉग्निजेंस लिया, कॉग्निजेंस लेके फिर उन्होंने भी जो भी लेटर जाता था उसका वो रिप्लाई वहाँ से मंगाते थे एडमिनिस्ट्रेशन से, जो भी कमिश्नर, जैसे भोपाल एडमिनिस्ट्रेशन था हमारे यहाँ, तो वहाँ से वो रिप्लाई मंगाते थे। तो कमिश्नर भी रिप्लाई दे दे के थक गए। फिर उन्होंने सोचा यार इनको जो 25-30 लोग हैं इनको करना ही पड़ेगा प्रमोशन। तो फिर शुरू हो गया 2003 से। तो एपिसोड नंबर 3 मतलब 2003। हाँ? अभी 24वां एपिसोड चल रहा है। वहां तक बोलने को टाइम है। तो वहां से शुरू हो गया वो 2003 से। 2003 से पहला प्रमोशन हो गया जगदीश सोलंकी का, वो यहाँ आए। यहाँ आने के बाद सर्विस टैक्स में उन्होंने पोस्टिंग लिया। फिर ऐसे करते 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 के कामले साहब थे, फिर संजय धूल, फिर ऐसे करते करते 2007 तक मैक्सिमम जितने भी है वो सबके प्रमोशन हो गया, जो बैलेंस रह गए थे। या जैसे 100 पोस्ट है, 100 पोस्ट में ओन मेरिट का अगर कंसेप्ट लगाते हैं तो नंबर 1 पे या 2 पे शेड्यूल कास्ट कैंडिडेट होगा, वो भी जनरल गिना जाएगा। उसके बाद वो जो है 100 के बाद जो 15% रिजर्वेशन है, तो वो उसको फिर जो बचे हुए कैंडिडेट है SC के उनको दिया जाएगा। अभी वो ऐसे ही चल रहा है, ऐसे कुछ नहीं। वो 2-3 केसेस है, सबरवाल के केसेस, इंदिरा साहनी का केस था। तो ये फिर आगे बढ़ते गया। फिर 2003 में प्रमोशन हुआ, उसके बाद 4, 5, 6, 7, 7 में मेरा प्रमोशन हो गया। तो 7 तक वो लिस्ट खत्म हो गई। उसके बाद फिर तब तक कोई जनरल कैंडिडेट का प्रमोशन नहीं हुआ। ये एक प्रॉब्लम है अपने यहाँ, मतलब इसका इसलिए जनरल कैंडिडेट अभी भी AC के प्रमोशन में नहीं जा पा रहे हैं, थोड़ा पीछे है। जो उसके पहले की बैच है वो गए हैं। तो ये 2007 तक फिर प्रमोशन होने के बाद, तब तक तो एसोसिएशन में उतना कुछ ये नहीं चला। फिर धीरे धीरे मेरा ट्रांसफर भी हो गया, चंद्रपुर चले गया। फिर गढ़पाले एक यहाँ इंस्पेक्टर थे, वो भी सुप्रीडेंट बन के यहाँ फिर ED पे गए थे वो, एडिशनल डायरेक्टर करके, और उन्होंने VRS लेके अभी मुंबई में सेटल हो गए वो। तो उन्होंने संभाला, फिर एसोसिएशन को मेरा ट्रांसफर हो गया था। फिर एक शेखर पाटिल था, शेखर पाटिल थे, उनको प्रेसिडेंट बना दिया, गढ़पाले को सेक्रेटरी बना दिए कुछ साल के लिए। उन्होंने भी काफ़ी ये किए, एसोसिएशन के लिए काम किए।
उनके उनके टेनर में फिर वो हमारा एक दीक्षा भूमि का प्रोग्राम शुरू हो गया, भोजन दान का। नेशनल यूथ फेडरेशन जो है ना, उनके साथ मिलके हम करते थे, 7, 8, 9, 10 ऐसी। फिर गढ़पाले ने रिजाइन किया। फिर हमारे जो एमडी मेजराम साहब थे, एक्टिव थे तब, सुप्रिटेंडेंट करके, उन्होंने अपनी वो एसोसिएशन की धुरा अपने संभाली और उन्होंने भी आगे बढ़ाया एसोसिएशन को। उनका मैं धन्यवाद देता हूँ, गढ़पाले जी का धन्यवाद देता हूँ, शेखर पाटिल जो भी है उनका भी धन्यवाद देता हूँ। जो भी मतलब एसोसिएशन को खत्म होने नहीं दिया और चलाते रहे। फिर मैं चंद्रपुर में था, चंद्रपुर से प्रमोशन होके मैं भी इधर आ गया 2009 में, एपिसोड नंबर 9। फिर संजय थूल साहब थे, वो रायपुर में थे, रायपुर से उनका भी इधर ट्रांसफर हो गया नागपुर में यवतमाल में रहे और गोंदिया में रहे। गोंदिया के बाद फिर नागपुर में आए। नागपुर से फिर हमने सोचा कि नहीं, अभी मेचराम साहब रिटायर हो रहे हैं, तो मेचराम साहब रिटायर हो गए तो फिर मैं प्रेसिडेंट बन गया, थूल साहब जनरल सेक्रेटरी बन गए, संजय थूल साहब। फिर हमने आगे बढ़ा। फिर 2014 के बाद, फिर 2015 के बाद मतलब हमारा बैंक अकाउंट तो था, या बैंक ऑफ बड़ौदा में हमारा बैंक अकाउंट तो खुला था, लेकिन उसमें एक भी पैसा नहीं था, माइनस अकाउंट था वो। तो मैं बोला इसको पहले सुधारा जाए। तो हमने सोचा कि बोला सैलरी डिडक्शन करते हैं, दैट इज द बेस्ट ऑप्शन। क्योंकि पैसे मांगने से तो मिलते हैं, लेकिन किसको मांगेंगे, कहाँ, कौन जाएगा, क्या करेंगे, सैलरी डिडक्शन इज द बेस्ट। लेकिन वहाँ भी मुश्किलें हैं हमको काफ़ी। जो एसीओ थे, एसीओ घोसीपुरकर सर थे, उन्होंने बोला यार हम तुम्हारा हो नहीं सकता सैलरी, यू आर नॉट सर्विस एसोसिएशन। बोला ऐसे नहीं। तो 2-3 बार उनको लेटर लिखे हमने, पर्सनली मिले, हम दोनों जाके मिलते थे। फिर पांडे साहब थे, पांडे साहब चीफ कमिश्नर थे, या उनको बताया मैंने, साहब उनको लेटर तो उनको लिखता था मैं जनरली, पांडे साहब को लेटर उनको मार्क करते देते और वो मार्क करे हुआ लेटर दबा के रख देते थे। तो फिर पांडे साहब के पास गए, मौला साहब ऐसे ऐसे है, ये हमको 100 रुपये क्रेडिट करने देते थे, हमारे लोग तो तैयार है। हाँ, और फिर उनको एग्जाम्पल भी दिया, बोला ठीक है सर्विस एसोसिएशन नहीं है लेकिन हमारी सोशल एसोसिएशन है। और उनको एक एग्जाम्पल दिया रिक्रेशन क्लब का, बोला रिक्रेशन क्लब सर्विस एसोसिएशन है क्या, कुछ नहीं है, उनके पैसे कट रहे हैं, 100 रुपये काट सकते हैं वो। फिर एक चेन्नई में एक एसोसिएशन थी अपनी, वहाँ जीएसटी की, SC ST OBC एसोसिएशन, उनका कट रहा था। शुरुआत उन्होंने वहाँ से की थी, चेन्नई से, जगन्नाथन करके थे, तो उनसे सैलरी स्लिप लेके आया मैं, मंगाया सैलरी स्लिप आने के बाद फिर पांडे साहब को दिखाया, चीफ कमिश्नर को, साहब वाला ऐसे ऐसे है ये। तो ठीक है बोले, उनको तुरंत उन्होंने बुलाया एसीओ को अपने चेम्बर में, बोला आपको क्या तकलीफ है, बोले कल से काटो बोले और उन्होंने ये भी बोला कि मेरे भी काटो बोले 100 रुपये। तो हमने भी शुरुआत कर दी है, तब से वो सैलरी डिडक्शन शुरू हो गया। तो फंड जमा होते गया हमारे पास, एक कॉर्पस बनते गया बैंक का। बैंक में जो बैंक माइनस अकाउंट में थी वो काफ़ी मतलब प्लस में आ गई, धीरे 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 फिर पैसे बनते गया। तो ये 16-17 की बात है। उसके बाद फिर हमारा वो दीक्षा भूमि का कार्यक्रम तो चलते रहा है, चल ही रहा है, पहले से भी चल रहा है वो। उसके बाद धीरे धीरे ये एसोसिएशन आगे बढ़ती गई। फिर हमारे पास मीटिंग तो करते थे हम, फिर हमने सोचा कि थोड़ा सोशल एस्पेक्ट भी देते हैं इसको। दीक्षा भूमि का एक कार्यक्रम तो कर ही रहे थे, भोजन दान कर रहे थे हम। उसके बाद कुछ डोनेशन चालू कर दिए। तो 2000 पैंडेमिक जब था, कोरोना काल था, उसमें हमने कुछ जो कॉन्टीजेंसी वर्कर थे उनके लिए कुछ पैसे वैसे भी दिए थे और फूड डिस्ट्रीब्यूशन भी किए थे। उसके बाद जो बाहर ऑर्गेनाइजेशन थी पैंडेमिक में, उनको भी हमने कुछ डोनेशन दिए थे। भैया बाहर भी लेबर लोगों के बहुत हाल हो रहे थे। मैं यूपी से हूँ, मैं सेकंड जनरेशन दलित लिटरेट हूँ, यानी कि मेरे माता पिता भी पढ़े थे और मैं सेकंड जनरेशन हूँ, पढ़ा हूँ। मैं कॉन्वेंट एजुकेटेड हूँ, मेरे इंग्लिश मीडियम रहा हूँ, यूपी के सबसे अच्छे स्कूल से पढ़ा हूँ। और मैंने ये देखा है कि मेरी जो प्रिविलेज है एक अच्छे पढ़े लिखे परिवार होने की वजह से और कॉन्वेंट में इंग्लिश मीडियम पढ़ने की वजह से मेरी स्टूडेंट लाइफ बहुत आसान रही है।
पहले इंजीनियरिंग किया, फिर जेएनयू गया, जेएनयू में मैंने एमए और एमफिल किया, यूपीएससी क्लियर किया, बहुत आसान रहा लाइफ। लेकिन मेरे ही बहुत सारे रिलेटिव्स, मेरे ही समाज के बहुत सारे बच्चे जो जो फर्स्ट जनरेशन लिटरेट हैं, यानी कि जिनके माता पिता मजदूर हैं, किसान हैं, गांव में हैं और हिंदी मीडियम पढ़ते हैं या लोकल लैंग्वेजेस जो जो वर्नैकुलर्स हैं उससे पढ़ाई करते हैं, उनकी लाइफ जो है, स्टूडेंट लाइफ बहुत ज़्यादा कठिन रहती है। क्योंकि हमारा जो हायर एजुकेशन सिस्टम है, स्पेशली प्रोफेशनल, जो मैं बात करूंगा इंजीनियरिंग और मेडिकल का, क्योंकि मैं इंजीनियरिंग बैकग्राउंड का हूँ, उसके बाद मैंने सोशल साइंस लिया है, तो मुझे दोनों फील्ड का आइडिया है। हमारी जो हायर एजुकेशन है वो बहुत ही एलिटिस्ट है। आप किसी भी आईआईटी में जाओ, आप इवन जेएनयू में जाओ जहाँ से मैंने पढ़ा है, आप देखेंगे कि वहाँ का माहौल बहुत ज़्यादा इंग्लिशाइज्ड रहता है, हर चीज़ इंग्लिश में। आपका एंट्रेंस एग्जाम इंग्लिश में होता है, आप जब जाते हैं वहाँ पे पहले दिन से आपको असाइनमेंट, टर्म्स, पेपर्स सब कुछ इंग्लिश में करना होता है। और इंग्लिश जो है वो एक ऐसा बैरियर बन गया है, एक ऐसा ऑब्स्टिकल बन गया है कि जिससे कि जो कॉमन स्टूडेंट्स हैं उनको बहुत प्रॉब्लम होती है। जैसे कि अगर आप कोई भी डेटा दिखाओ, आप अगर स्कूल का डेटा ऑल ओवर इंडिया का निकालिए, कोई भी गवर्नमेंट का डेटा निकालिए, तो आप देखेंगे कि 80 to 90% स्टूडेंट्स हमारे ऑल ओवर इंडिया अपनी मदर टंग में पढ़ाई करते हैं, यानी कि वर्नैकुलर लैंग्वेजेस में पढ़ते हैं। कन्नड़ा मीडियम है, बांग्ला मीडियम है, उड़िया मीडियम है, हिंदी मीडियम है। लेकिन 12th के बाद जब वो हायर एजुकेशन के लिए जाते हैं, क्वालिटी हायर एजुकेशन, तो तब हर चीज़ इंग्लिश में है और ये उनके लिए बहुत बड़ा बैरियर क्रिएट हो जाता है। क्योंकि वो अपने स्कूल के टॉपर हैं, उनको उनकी मैथ्स बहुत अच्छी है, उनका साइंस बहुत अच्छा है, लेकिन वो हिंदी मीडियम है या मराठी मीडियम है। आपका एंट्रेंस एग्जाम सारे इंग्लिश में होते हैं। तो अगर आपकी मैथ अच्छी है भी, बहुत अच्छी है, लेकिन आप मराठी में मैथ लगाते हैं, आपको मैं अगर इंग्लिश में वो सम दे देता हूँ तो आप नहीं कर पाएंगे। तो ये एक बहुत बड़ा बैरियर रहा है। दूसरा जो इंग्लिश के अलावा जो दूसरा बैरियर रहा है वो है कि ज़्यादातर हमारे जो गांव के बच्चे हैं, ग्रामीण भागों के बच्चे हैं, जो बहुजन समाज के बच्चे हैं, उनको कुछ भी गाइडेंस नहीं रहता है कि कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है कि जेएनयू का जो एंट्रेंस एग्जाम होता है वो कैसे होता है, या टाटा इंस्टीट्यूट का कैसे होता है, या क्लैट क्या है। अभी थोड़ा बहुत मेडिकल और इंजीनियरिंग का, क्योंकि इतनी सारी कोचिंग हो चुकी है, पूरा एक बिजनेस क्रिएट हो गया है, तो इंजीनियरिंग और मेडिकल का थोड़ा बहुत आइडिया रहता है। लेकिन उसके अलावा भी बहुत अच्छे अच्छे ऑप्शंस हैं, बहुत अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ पर हमारे बच्चों का बहुत सारा करियर बन सकता है, बहुत अच्छा कर सकते हैं, उनके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं रहती है। तो एक ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम हमारी कम्युनिटी के सामने है कि हमारे बच्चे टैलेंटेड रहते हुए भी एक तो इंग्लिश का इशू आता है, और दूसरा जो है वो इंफॉर्मेशन का है, और तीसरा प्रॉब्लम आता है फाइनेंशियल। क्योंकि ज़्यादातर एंट्रेंस एग्जाम जैसे क्लैट का है जो नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज़ के लिए है, जैसे कि आपने देखा है कि इंजीनियरिंग के लिए आईआईटीज़ हैं, वैसे ही लॉ कोर्सेज के लिए एनएलयूज हैं, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज़ हैं, जो कि बहुत अच्छी मानी जाती हैं, जो 12th के बाद 5 ईयर का कोर्स कराती हैं। उनका एंट्रेंस एग्जाम का फी ही 3,500 रुपये, यानी कि फॉर्म आप, मतलब आप एग्जाम तो बाद में दोगे, पहले आपको 3,500 रुपये का फॉर्म खरीदना पड़ेगा। तो ये 3 प्रॉब्लम्स बहुत सारी मैंने देखा मेरी स्टूडेंट लाइफ में, जेएनयू में भी देखा, इंजीनियरिंग कॉलेज में भी देखा कि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, खासतौर पर जो फर्स्ट जनरेशन लिटरेट हैं, जो गांव से आते हैं, उनको एक बहुत सारी प्रॉब्लम आती है और उनको बहुत आसानी से ये बोल दिया जाता है कि इनमें मेरिट नहीं है, कि इनमें क्षमता नहीं है, ये डॉक्टर नहीं बन सकते, ये इंजीनियर नहीं बन सकते। क्योंकि होता यह है कि आपका जो कंपटीशन है वो ही पूरा बायस्ड है। आपका एंट्रेंस एग्जाम से लेकर आपका जो पूरा हायर एजुकेशन का जो डिजाइन है, वो उसका स्ट्रक्चर ऐसे क्रिएट किया गया है कि इट कैन ओनली बेनिफिट दोज हु आर कॉन्वेंट एजुकेटेड, हु हैव मेनी जनरेशंस ऑफ कल्चरल कैपिटल, जहाँ पे माता पिता, उनके माता पिता पढ़े लिखे हैं, आपके पास पैसा है, आपके पास कोचिंग के लिए लाखों रुपए हैं। तो इंडिया में जो मेरिट है वो मैन्युफैक्चर होती है, यानी कि वो क्रिएट किया जाता है। मेरिट, अगर आप कोई भी एजुकेशनिस्ट, आप पढ़िए उसको, क्योंकि आई एम एन एजुकेशनिस्ट, तो मैंने काफ़ी इस पर कोशिश की है पढ़ने की कि मेरिट होती क्या है, मेरिट का डेफिनेशन क्या है, क्या इंटेलिजेंस किसको हम बोलते हैं। हमारे यहाँ मेरिट का सिंपल सा अर्थ है आपके एग्जाम में नंबर कितने आए। तो अगर आप
के नंबर 80% हैं और किसी दूसरे के नंबर 70% हैं, तो आप उससे ज़्यादा मेरिटोरियस हैं, आप उससे ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं, आप उससे ज़्यादा काबिल हैं। ये हम बहुत मान लेते हैं और हम सभी मानते हैं इस चीज़ को। मतलब ऐसा नहीं है कि कोई इस पर नहीं मानता, लेकिन दुनिया का कोई भी एजुकेशनिस्ट जिसने काम किया है, वो आप उससे पूछोगे तो वो आपको बताएगा कि आपके जो नंबर आते हैं एग्जाम में, आपका जो पढ़ाई का होता है, उसमें आपकी मेहनत है, लेकिन उसके साथ बहुत सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं। कि अगर हमारे समाज का बच्चा गांव से, झारखंड के गांव से, बिहार के गांव से गाय भैंस चराता है, लड़कियां हमारी घर का पूरा काम करती हैं, है ना, और फिर वो 50% 55% लेके आती हैं। दूसरी तरफ दिल्ली में पढ़ने वाले एलीट बच्चे कॉन्वेंट एजुकेटेड सीबीएसई बोर्ड 99% लेके आते हैं, क्योंकि आपके पास सारी सुविधाएं हैं। तो आप मतलब ये कहना बहुत आसान है कि अरे ये तो 50%er हैं, इनमें मेरिट नहीं है, और हमारा बच्चा 90% लेकर आया, हमारे बच्चे के पास बहुत मेरिट है। तो बहुत आसान है कहना, क्योंकि क्योंकि हमने वो डिफाइन कर लिया है अपने दिमाग में कि मेरिट का मतलब मार्क्स होता है। मुझे तो वो बच्चा या वो बच्ची जो 50% नंबर लेके आती है, गाय भैंस चरा के, घर का सारा काम करके, मुझे तो वो मेरिटोरियस लगती है, क्योंकि उसने तमाम ऑब्स्टिकल्स, वो सारे ऑब्स्टिकल्स पार किए हैं और तब पढ़ रहे हैं वो बच्चे, है ना। तो वो कहीं ज्यादा मेरिटोरियस है। तो होता यह है कि इंडिया में हमारा कास्ट का लॉजिक है ये, तो मेरिट जो है वो पूरा कास्टिस्ट लॉजिक है पूरा। तो इसमें ये सारी चीजों पे कोई इस पे वो बात भी नहीं करना चाहते, है ना। तो अगर मैं उनको ये बोलता हूँ कि देखिए बच्चे कितना स्ट्रगल करके आ रहे हैं, तो वो स्ट्रगल उनको नहीं दिखता। वो उसको बोलते हैं, हम एक सेलेक्टिव एमनीजिया है उसको लेकर, कि हम अपने हिसाब से हम उस पर आंख बंद कर लेते हैं, हमारी जो ट्रबल्स हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं। और आप देखें ना कि अगर हम बोले कि फॉरगेट अबाउट घर की प्रॉब्लम के अलावा भी अगर आप देखें, हमारा जो प्राइमरी स्कूल का सिस्टम है, ठीक है, प्राइमरी स्कूल सिस्टम हमारा कंप्लीटली ब्रोकन है। आप जाइए जिला परिषद के स्कूल्स में जाइए, आप कंपेयर नहीं कर सकते हैं इंग्लिश मीडियम स्कूल से। मैं इंग्लिश मीडियम में पढ़ा हूँ, मैं यूपी के सबसे अच्छे स्कूल से पढ़ा हूँ, कॉल्विन तालुकेदार से। तो मुझे मालूम है कि मैं जिस स्कूल से पढ़ा और मेरे बड़े भाई नगर पालिका के स्कूल से पढ़े हैं, स्लेट जो जमीन पे बैठ के। तो मैं खुद मेरी फैमिली में देखता हूँ कि मेरे और मेरे बड़े भाई में कितना अंतर है, जस्ट बिकॉज आई गॉट द चांस टू स्टडी इन वन ऑफ द बेस्ट स्कूल्स। इसलिए नहीं कि मैं मेरे बड़े भाई से ज्यादा इंटेलिजेंट हूं या मैं उनसे ज्यादा मेरिटोरियस हूं, इसलिए कि मेरे पास प्रिविलेज थी, क्योंकि मेरे फादर तब तक, जब मेरा जन्म हुआ तब तक ऑफिसर बन गए थे। तो ऑफिसर बन गए तो ही हैज गॉट द मनी टू सेंड मी टू द एलिट स्कूल। मेरा बड़ा भाई था, जब नहीं था तो वो नगर पालिका में पढ़ा। तो ये मैं मेरी खुद की फैमिली में देख सकता हूं कि प्रिविलेज कितना मैटर करता है ना। और ये इतना बड़ा इशू है कि अगर आप किसी भी हायर एजुकेशन में जाएं, किसी भी, जैसे कि अगर कैट का एग्जाम होता है, आईआईएम में जाओ, आपको सिर्फ एलिट दिखेगा वहां पे, है ना। आपको मैं सिर्फ कास्ट के हिसाब से नहीं बोल रहा, मैं दोनों चीजों को मानता हूं, कास्ट, क्लास और जेंडर, तीनों इंडिया में तीनों फैक्टर मैटर करते हैं। आप अमीर हैं, आप पुरुष हैं और आप सवर्ण हैं, तो आपके पास बहुत सारी प्रिविलेज अपने आप आ जाती है। हालांकि वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे कभी, लेकिन वो है सच। आप किसी भी हायर एजुकेशन के इंस्टीट्यूट में जाइए, आपको एक पर्टिकुलर बैकग्राउंड के ही स्टूडेंट मिलते हैं, ठीक है। और हायर एजुकेशन इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि हायर एजुकेशन नॉलेज प्रोडक्शन का काम करता है। हायर एजुकेशन अच्छे लॉयर देता है, हायर एजुकेशन अच्छे साइंटिस्ट देता है, हायर एजुकेशन अच्छे पॉलिसी मेकर्स देता है, हायर एजुकेशन इनोवेटर्स देता है, इन्वेंशन कराता है, हायर एजुकेशन जो है आपका ब्यूरोक्रेसी तैयार करता है। तो हायर एजुकेशन अपने आप में सोसाइटी को ट्रांसफॉर्म करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मैं इस तरह के सभा में एड्रेस करने के लिए बहुत ज़्यादा परिचित नहीं हूँ, और मेरा मेन क्लाइंट है 8वीं से 12वीं के बच्चे। तो अब मैं कैसे आपको एड्रेस करूँ, ये मेरा बहुत बड़ा प्रश्न है। और जैसे कि अभी हमने पहले वाला भाषण अनूप कुमार सर से सुना था, मुझे लगता है कि बहुत सारी बातों को आपने अनुभव किया होगा। और मेरी जर्नी जो इस
इस क्षेत्र में जो बच्चों के साथ जुड़ी है वो जब मैं चेयरमैन रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड बिलासपुर में था, और मैंने देखा कि बच्चों के बहुत ही छोटे छोटे इश्यूज होते हैं और उसको एड्रेस नहीं करने के कारण उनकी जो ग्रोथ होनी चाहिए वो होती नहीं है। ये देखते देखते मैं उन पे थोड़ा थोड़ा काम करने लगा, मैं पढ़ने लगा उसके बारे में, क्योंकि मेरा तो ऑफिशियल वर्क अलग होता था, लेकिन ये काम में मुझे ज़्यादा अच्छा लगा। तो फिर 2016 से लेके 18-19 तक मैं माइंड एंड मोटिवेशन नाम का एक 8वीं से 12वीं के बच्चों के लिए मोटिवेशनल वर्कशॉप लिया करता था। 3 घंटे का होता था वो। उसमें यही बताया करता था, जैसे कि अनुकुमार सर जी ने बताया है, कि हम बहुत कुछ कर सकते हैं गिवन एन अपॉर्चुनिटी है। और ये हमारे अपने, आप जितने लोग यहाँ पर बैठे हुए सबने अनुभव किया होगा कि आपको क्योंकि अपॉर्चुनिटी मिली आप यहाँ तक पहुँच पाए हो, और जिन लोगों को यहाँ पर नहीं पहुँच पाए उनको वो अपॉर्चुनिटी नहीं मिली है। इसके साथ साथ कुछ कुछ अच्छी चीजें भी होती है जो उनको मालूम होनी चाहिए, जो शायद ये कम्युनिटी लर्निंग से उनको बहुत सारे अच्छी तरह से अनुकुमार से बता पा रहे होंगे। मेरे नौकरी के दौरान भी मैंने देखा कि जब हम लोग मेरी जो जर्नी थी, कंप्लीट जर्नी, जो मैं पढ़ा हूँ या मैं ग्रेजुएशन किया हूँ, पोस्ट ग्रेजुएशन किया हूँ या फिर यूपीएससी में क्वालिफाई किया, जॉब पे ज्वाइन किया, तब से लेके 25 साल के जर्नी तक मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि एग्जैक्टली मैं कर क्या रहा हूँ। लेकिन जब मेरा नाता बच्चों से पढ़ा तो मुझे लगा कि इसमें बहुत कुछ और करने लायक है जो हम कर सकते हैं, जिससे बहुत सारे लोगों को फायदा हो सकता है। तो मैंने कोई ऐसा कॉन्क्रीट काम अभी तक कर नहीं पाया क्योंकि मैं सर्विस में था, लेकिन मैं कुछ चंद ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ा था, जैसे कि स्टूडेंट केयर एसोसिएशन है, जिसको आपने भी सहायता की है। और उन विद्यार्थियों से जब मैं मिलता था तो मुझे लगता था कि कुछ बातें उनको बतानी जरूरी होती है जो शायद हमारे स्कूली कॉलेज के एजुकेशन में नहीं बताई जाती, और उसके वजह से वो उनकी प्रतिभा निखर के आनी चाहिए, नहीं निखर के आती। तो फिर मैंने कोशिश की, मैंने कभी भी ऐसा भाषण दिया नहीं था, नहीं देता भी हूँ, मैं ज्यादातर बच्चों को एड्रेस करता हूँ, लेकिन आज मैं कुछ दूसरे सब्जेक्ट पर आपको लेके जाना चाहता हूँ, शायद वो इस माहौल में अच्छा पड़े। तो पहली बात ये है कि आपका ये जो संगठन है, मुझे बहुत अच्छा लगा कि ये जीएसटी कस्टम और सेंट्रल एक्साइज एससी एसटी एंड ओबीसी एम्प्लॉइज वेलफेयर एसोसिएशन है। और इस तरह की जो एसोसिएशन होती है, मुझे नहीं लगता कि वो इसलिए फॉर्म होती क्योंकि जैसे अभी मुकुल जी ने बताया था कि बहुत सारे अन्य काम भी वो करने लगे, लोगों को भी, मतलब किसी और ऑर्गेनाइजेशन को भी सहायता कर रहे हैं। तो ये एक बड़ा स्कोप बनता है। जब हम एम्प्लॉय बन जाते हैं तो हमारा दायरा थोड़ा बड़ा होना चाहिए, केवल अपने तक सीमित नहीं रहना चाहिए। तो हमने देखा कि ऐसे माहौल में, ऐसे एसोसिएशन में, ऐसे ऑर्गेनाइजेशन में लोगों का जुड़ना थोड़ा कम दिखाई देता है, लेकिन आप में मैंने अच्छी देखी है कि आप इतने सारे लोग यहाँ पर जुड़े हुए हैं। तो मैंने देखने की कोशिश की कि मेरे नौकरी के दौरान भी मैंने देखा कि 2015 तक मैं जो था और 2016 के बाद में जो मैं अधिकारी बना था, तो हमारे व्यवहार में जो फर्क पड़ता है, उससे ये जो फीलिंग है ना, जो अनूप कुमार सर जी ने बताया कि हमारे विलेज से लेके आने वाले बच्चों को आज तक वो जो सफरिंग होती है, वो सफरिंग किस लिए होती है, उसको मिटाने के लिए बहुत सारे लोगों ने काम किया है, और इसी वजह से हम आज यहाँ पर हैं। तो एक मुद्दे को बताने के लिए मैं 2-4 लोगों की कुछ बातें आपको बताना चाहूंगा। और क्या होता है, जब बच्चों को मैं एड्रेस करता हूँ तो बच्चे बहुत सारे मतलब सुनने के लिए तैयार नहीं रहते, तो मैं बीच बीच में कुछ ऐसे शेर वेर बोलते रहता हूँ ताकि वो मेरे तरफ उनका ध्यान आकर्षित करे वो। लेकिन मैं यहाँ पे शायद उसको कैसे करूंगा मुझे समझ में नहीं आ रहा है, मैं कोशिश करूंगा, लेकिन कुछ बातें मैं बताना चाहूंगा। जैसे कि अगर हम स्टार्ट करते कि कुछ लोगों को हम लोग महान बोलते हैं, है ना, कुछ लोगों को प्रतिष्ठित बोलते हैं, अलग अलग टर्मिनोलॉजी है। तो जो महामानव या महानायिका हो गई है, इनको पहले से ही मानव है और महा भी है, मतलब क्या हम, तो इसलिए मुझे ये इस टॉपिक पे बात करना चाहूंगा कि वो लोग नॉट ओनली मानव है, वो महान भी है, महामानव है या महानायिका बोलते हैं हम उसको। तो ये कैसे क्यों बोलते हैं हम उसको? तो कुछ लोगों के बता दो, जैसे बहुत सारे भारत में इतने सारे हमारे प्राचीन परंपराएं से लेके आज तक इतने महामानव हो गए,
सबका मैं नहीं बता पाऊंगा, लेकिन चंद मैं लिख के आया हूँ, क्योंकि मैं तो शिक्षक हूँ नहीं, मुझे बहुत ज्यादा याद नहीं रहता है। तो मैं नॉर्मली जो प्रेजेंटेशन करता हूँ उसमें दिखता है, मैं देख के बात करता हूँ। तो मैंने थोड़ी थोड़ी अपनी चीट, क्या बोलते हैं उसको, कॉपी किया है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि एक कबीर जी थे जो कहते थे कि उसके पहले, उससे भी पहले जाए तो हमारे पास बुद्धा थे, है ना। तो बुद्धा कहते थे, बहुत सारी चीजें उन्होंने कही है, लेकिन बहुत सारी चीजों को हम सीरियसली नहीं लेते हैं। उन्होंने कहा है कि डू गुड, बी नो पार्टी टू इविल, कमिट नो सीन, कॉज नो हार्ट, चेरिश नो इल विल, चेरिश नो एंगर, फॉरगिव योर एनिमीज, win enemies by love, person is what mind makes them। लेकिन एक और बात उन्होंने बोली है कि पॉवर्टी गिव्स राइज टू सरो, इसमें कोई डाउट नहीं है, बट रिमूवल ऑफ पॉवर्टी नॉट नेसेसरीली गिव यू हैप्पीनेस। तो ये मैंने नौकरी लगने के बाद सीखा। लेकिन इस सीख को हम लोग अपने दिमाग में, अपने आचरण में लाते नहीं है। उन्होंने एक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी बताया था, एक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग होना चाहिए आपका, इस स्टैंडर्ड से आपने जियोगे तो ग्रोथ होना पक्का है, जिसको उन्होंने नाम दिया था पंचशील। फिर एक आए थे कबीर जी, उन्होंने बोला था कि आप बहुत सारे काम करते हो लेकिन एक काम जरूर करो। कि उन्होंने इनका एक मुझे दोहा बहुत अच्छा लगता है कि वो बोलते कि बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। तो अगर हम इतना बड़ा पेड़ भी नहीं बनना चाहिए खजूर के पेड़ की तरह कि ना उसका फल खाया जा सके ना छाया दे सके, इतना बड़ा आदमी भी नहीं बनना चाहिए कि हम किसी के काम में नहीं आए। तो क्या हम मानव बनने की प्रक्रिया में शामिल है कि नहीं, हमने बार बार खुद को जानने की कोशिश की। ये महामानव थे दोनों। तीसरा मैं मानता हूं, मतलब मेरा मानना है कि ये महामानव थे। देन आते हैं ज्योतिबाजी फुले। उन्होंने एक कहा था कि विद्ये विना मति गेली, मति विना नीति गेली, नीति विना गति गेली, गति विना शूद्र कसले उड्या नरक। विद्ये विना मति गेली म्हणतायत ते, मतलब आपका विजडम गया। अगर आपने एजुकेशन नहीं लिया तो आपका विजडम गया, लेकिन विजडम जाने से क्या गया? विजडम जाने से नौकरी नहीं गई, नीति गई, मॉरल गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात आप समझने की कोशिश करें। एजुकेशन का मतलब इंटेलिजेंट होना नहीं है, नीतिमत्ता होनी चाहिए। अगर वो नहीं हो रहा है तो जैसे कि अल्बर्ट आइंस्टाइन ने बोला है कि एजुकेशन इज नॉट mere learning of facts, it is training of mind to think what is right। तो अगर हम सही दिशा में जा रहे कि नहीं, ये अगर एजुकेशन का फायदा नहीं हो रहा तो मैं नहीं समझता कि वह सही एजुकेशन है। फिर उन्होंने एक और बात बोली कि one should not use wrong means to do right things, है ना। सही बातें कर रहे हो तो सही मीन्स भी होनी चाहिए। और वो ये बोलते थे कि एजुकेशन का, हमारे, हम सब एजुकेटेड है यहाँ पे बैठे हुए, हम सब लोग, एक नाम मैं देना चाहूंगा आप सबको थोड़ी देर में, हम सब एजुकेटेड है। तो हमने, हमारा मेन पर्पस एजुकेशन का होना चाहिए कि हम क्या दूसरे को, जो मेरे साथ में कहीं पे भी मेरे से कांटेक्ट में आता है, एम आई एम्पावरिंग देम और नॉट, मैं उनको बढ़ावा देता हूं, उनके जीवन में कुछ चेंजेस लाता हूं, उनको अच्छा इंसान बनाने में मदद कर रहा हूं या नहीं, या उल्टा कर रहा हूं। अगर मैं उल्टा कर रहा हूं तो मेरे दृष्टि से हम मानव बनने की प्रक्रिया में शामिल ही नहीं हुए, और अगर हम ऐसा कर रहे हैं तो शायद वो प्रक्रिया का एक पार्ट बन रहे हैं। और फिर सावित्रीबाई फुले, इनको मैं बहुत, मुझे लगता है कि कैसे उन्होंने ये लिखा होगा, मतलब इतने छोटे शब्दों में कैसे उन्होंने लिखा होगा ये। उन्होंने लिखा कि ज्ञान, ये मराठी में, मैं हिंदी में भी बताऊंगा, कि ज्ञान नहीं, विद्या नहीं, ती घेण्याची गोडी नहीं, मतलब ज्ञान भी नहीं है, विद्या भी नहीं है, और उसको सीखने की गोडी भी नहीं है, मतलब इच्छा भी नहीं है। बुद्धि असून चालत नहीं, मतलब बुद्धि तो है लेकिन उस पर चलता नहीं है, यूज नहीं करता उसको। तयास मानव मनावे का, क्या उसको मानव बोले? दुसऱ्यास मदत नाही, सेवा द्या तया वाया नाही। दुसऱ्यास मदत नाही, सेवा, त्याग, दया, मायाही नाही, ज्यापाशी सद्बुद्धी नाही तयास मानव मनावे का।
और एक लास्ट वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, वो बोल, लास्ट तो नहीं है तो बहुत बड़ा काव्य है उनका, मैं थोड़ा थोड़ा आपको बता रहा हूँ। गुलामगिरीचे दुःख नाही, जराही त्यास जाणवत नाही, माणूस की ही समजत नाही, तयास मानव म्हणावे का। मतलब जिसको गुलामगिरी की जाने भी नहीं है, पता ही नहीं है, और जो मानुषकी को नहीं जानता, मतलब मानवता को नहीं समझता, उसको मानव बोलेंगे क्या। तो जो भी हम लोग हैं, क्या हम इस डायरेक्शन में जा रहे हैं कि मेरे साथ में, मेरे कांटेक्ट में, मैं जिसके साथ काम करता हूं, चाहे घर में हो, ऑफिस में हो, मेरे जर्नी में हो, कहीं पर भी हो, क्या मेरा व्यवहार से उस आदमी के जीवन में कोई बदलाव आ रहा है, कोई अच्छा लग रहा है, उसकी फील गुड फीलिंग आ रही या फील बैड फीलिंग आ रही। अगर मैं आपको बता दूं, और अगर आप अपने जमाने के बचपन से लेके आज तक के एक्सपीरियंस में घुस जाएंगे, तो आपको कुछ व्यक्तियों के नाम अपने होठों पर आएंगे, और अगर वो व्यक्ति आपके सामने न आ जाए तो आपका मन प्रफुल्लित हो जाएगा, मजा आएगा। और कुछ लोग अगर वो आपके सामने आएंगे तो शायद आपको लगेगा मैं क्यों देखा। तो हम किस व्यक्ति की तरह बनना चाह रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये हर कदम पर इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले मैं अनूप सर को थैंक्स देना चाहूंगा, जस्ट बिकॉज जिस वजह से वो वर्क कर रहे हैं, मीडियम चेंज की वजह से जो तकलीफ होती है सभी को, जैसे ही कोई मतलब मराठी मीडियम या हिंदी मीडियम से होता है और फर्स्ट टाइम ज़्यादा सब कुछ इंग्लिश में आ जाता है, तो वह काफ़ी डिफिकल्टी से सबको फेस करनी पड़ती है। हमको भी करनी पड़ी है, हम में से काफ़ी लोगों को करनी पड़ी होंगी, तो उसमें क्लियर करने के लिए काफ़ी वर्क कर रहे हैं, थैंक्स फॉर दैट। सेकेंड, रामटेके सर, सर स्कैन के साथ जुड़े हैं, स्कैन में बहुत वर्क कर रहे हैं, एक्टिवली वर्क कर रहे हैं, है ना, उसके लिए भी थैंक्स। मैं आपको हमारे पहले तो हमने जो भोजन दान का प्रोग्राम किए थे धम्मचक्र प्रवर्तन के दिन, उसका आपको अकाउंट्स बताना चाहूँगा। टोटली हमारे ऑफिस की तरफ से 3,31,900 रुपये का हमको कॉन्ट्रीब्यूशन मिला भोजन दान के प्रोग्राम के लिए। ये हमने अभ्युदय समिति के साथ मिलकर हमने ऑर्गेनाइज किया था दीक्षा भूमि पे। इसमें टोटल हमारा 2,28,075 रुपए का एक्सपेंडिचर हुआ है, एंड अराउंड 1,03,825 हमारे पास बैलेंस है, जो अकाउंट एसोसिएशन के अकाउंट में डिपॉजिट किया गया है, और उसका यूटिलाइजेशन जो है वो सोशल वेलफेयर के लिए किया जाएगा। उसके लिए अगर आपके पास कुछ प्रपोजल्स है तो आप सबमिट कर सकते हैं एसोसिएशन में, इट विल बी कंसीडर। सेकेंड, जैसे कि धीरज पाटिल सर ने बताया, मैं तो एक्चुअली जुलाई 2015 में यहाँ पे सीसीओ नागपुर में ज्वाइन किया है, तब से मैं अपने एसोसिएशन से जुड़ा हुआ हूँ, एंड अराउंड जुलाई 2020 में ट्रेजरर्स का काम मुझे सौंपा गया। तो एक्चुअली उस समय तो कोरोना टाइम चल था, तो ज़्यादा कुछ वर्क हो नहीं पाया। प्रॉपर बैंकिंग जो है वो 2022 से स्टार्ट हुई, और 2022 से मेरे पास टोटल डाटा अवेलेबल है, जो भी हमारा एक्सपेंडिचर हुआ है। तो हमने एक्चुअली स्कैम में 2022 में 50,000 की हेल्प की थी, एंड एक फेडरेशन ऑफ द ब्लाइंड है, क्योंकि क्रिकेट टूर्नामेंट हुई थी वर्धा में, उसमें हमने 25,000 की हेल्प किए थे स्पॉन्सरशिप। उसके बाद हमारे जो 14 अप्रैल के प्रोग्राम्स होते हैं, और अदर हमारे जो धम्मचक्र प्रवर्तन दिन, एंड सेकेंड हम जो एडवर्टाइज वगैरह करते हैं, है ना, तो उन सब के लिए हमारा 73,200 का एक्सपेंडिचर हुआ अब तक। तो टोटल हमारा एक्सपेंडिचर जो है 2022 से अब तक 1,48,000 का हुआ है फॉर एसोसिएशन, एंड एट प्रेजेंट हमारे अकाउंट में 4,36,000 बैलेंस है, हमारा जो एसोसिएशन का अकाउंट है उसमें, इंक्लूडिंग द 1 लाख रुपीज ऑफ भोजन दान प्रोग्राम। ओके, दैट्स इट। बस वही एज अ ट्रेजरर मैं आपको सब अकाउंट्स की जानकारी देना चाहता था, दैट्स व्हाई आई केम हियर। ये जो हमारा जो कार्यक्रम है, ये जो हम लोग आपने अगर देखा होगा कि अभी हमारा जो साथी है जनबंधु सिद्धार्थ जनबंधु, उन्होंने बताया कि हमारा जो इतना सब खर्चा करने के बाद भी हमारा जो बैलेंस है वो लगभग 4 लाख रुपए है। तो ये हमारा जो एसोसिएशन का जो प्रोग्रेस है उसको शो करते हैं कि अगर हम लोग सिस्टमेटिक तरीके से क्रेडिबिलिटी के साथ काम करें तो पैसा हमारे लिए कोई बहुत बड़ा समस्या नहीं है।
तो ये हमने जो ये बहुत बड़ा हमारे लिए ये है कि हमने जो हासिल किया है कि ये लोगों का एक विश्वास हासिल किया है, क्रेडिबिलिटी हासिल की है, तो जिस वजह से ये हमारा एसोसिएशन का ग्रो हुआ है। तो आने वाले हमारे जो साथी है उससे भी अपेक्षा है कि ये जो क्रेडिबिलिटी अभी तक जो एसोसिएशन ने बनाई है उसको वो आगे भी बरकरार रखें और आगे बढ़ाएं। जहां तक बात है हमारा एसोसिएशन, मैं यहाँ पर लगभग 2013 में नागपुर में आया, तो उसके बाद मनोहर मेश्राम सर वो हमारे यहाँ जनरल सेक्रेटरी थे, शेखर पाटिल सर प्रेसिडेंट थे, तो उसके बाद धीरज पाटिल और हमने मिलकर जब काम चालू किया है, तो हमारे पहले जो यहाँ चीफ कमिश्नर सर थे वो AK पांडे सर थे। तो हमने अपने जो कुछ इश्यूज लिए और जब भी उनसे कांटेक्ट किया तो हमारे 2-3 इश्यू बहुत इंपॉर्टेंट थे और जिसके ऊपर हम काम करना चाहते थे, जो एसोसिएशन के लिए, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए ये 3 बातें बहुत जरूरी है। तो हमारा नंबर 1 का पॉइंट प्रोग्राम था कि हमारा जो एसोसिएशन है उसका सैलरी डिडक्शन चालू हो। तो जो सैलरी डिडक्शन हमारे जो प्रत्येक कर्मचारी है उसके अकाउंट से 100 रुपए कटते हैं। तो 100 रुपए की एक ताकत है कि हमको किसी को ना बुलाते हुए सब खर्चा निकालने के बाद भी आज 4 लाख रुपए हमारे अकाउंट में है। और ना सिर्फ हमने इससे हमारे एसोसिएशन चलाया बल्कि दूसरे जो सोशल वेलफेयर का काम कर रहे हैं ऐसे जो संगठन है उनको भी हमने मदद की है। स्कैन को मदद की है, ज्योतिबा फुले अभ्यासिका को दिया है और भी दूसरे जो ऑर्गेनाइजेशन है उनको भी हमने मदद की है। तो यहाँ अगर हमारे पूरा देश भर में अगर देखेंगे तो 10,000 हमारे SC ST के कर्मचारी हैं हमारे ही डिपार्टमेंट में। अगर 10,000 लोग 100 रुपए महीना भी देते हैं तो हर महीने में 10 लाख रुपए इकट्ठा होता है। तो 100 रुपए की ये ताकत है कि अगर हमारे 10,000 कर्मचारी अगर 100 रुपया देंगे तो 10 लाख रुपए इकट्ठा होगा, 10 लाख रुपए। तो ये 10 लाख रुपए से हम अपना एसोसिएशन एक्टिविटी भी चला सकते हैं और हमारी जो सामाजिक जिम्मेदारी है कि हम जिस समाज से आए हैं, बिकॉज ऑफ द बेनिफिशरीज ऑफ द रिजर्वेशन, हम SC ST का हमारा रिजर्वेशन 15% है इसलिए हम लोग नौकरी में आए। शेड्यूल ट्राइब्स का रिजर्वेशन 7.5% है इसलिए हम नौकरी में आए। तो यह हमारा एक नैतिक दायित्व हो जाता है कि हम उस समाज का पॉपुलेशन की वजह से हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो हम उस समाज के लिए भी कुछ दायित्व निभाएं तो हम यह निभा पाएंगे, तो यह हम लोग कर पाएंगे। तो AK पांडे सर के बाद उन्होंने जैसा धीरज पाटिल सर ने बताया कि हम जब गए थे पांडे सर के साथ तो उन्होंने बोला कि भाई सैलरी डिडक्शन तो करो और मेरा भी काटना चालू कर, मेरा भी डिडक्शन करो, मेरे अकाउंट से भी डिडक्शन कीजिए करके। तो लोगों को अच्छे काम के लिए देने की भावना है। यहाँ पांडे सर ने बोला, बीच में संजय राठी सर थे कमिश्नर, उन्हें बोला कि मेरा भी डिडक्शन किया जाए करके हमारे काम को देखते हुए। और ये जो है उसके बाद पांडे सर ने हम लोगों को जो एक याद इसलिए भी करना चाहेंगे कि हमारे यहाँ जो एसोसिएशन का ऑफिस है, पहले हम लोगों के पास ऑफिस के लिए जगह नहीं थी, तो पांडे साहब के कार्यकाल में उन्होंने हमें ऑफिस के लिए जगह दी है। उसके बाद एसोसिएशन को चलाने के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है कि हमारा क्वार्टरली मीटिंग होना चाहिए एडमिनिस्ट्रेशन के साथ में, जिससे हम अपनी बातें जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन के सामने रखें और हमारे ग्रीवेंसेस सॉल्व हो। तो इसलिए जो हमारा क्वार्टरली मीटिंग्स भी चालू हुआ और मीटिंग के बाद जो भी बातें रखे और एडमिनिस्ट्रेशन से भी हमें बहुत ही सकारात्मक ये मिला, यानी रिस्पॉन्स मिला और उस वजह से जो भी हमारे जो प्रॉब्लम्स थे तो वो सारे सॉल्व होने गए। तो उसके बाद पांडे साहब के जाने के बाद हमारे भीमाशंकर सर आए। तो भीमाशंकर सर जो थे उन्होंने जितने हमारे विजिलेंस केसेस थे वो लगभग सभी को रिलीफ दिया और ऐसा कोई केस नहीं था जिसमें उन्होंने रिलीफ नहीं दिए। लगभग सारे केसेस में रिलीफ दिया। उसके बाद सांकला सर आए, RC सांकला सर, उनका भी जो ये था, क्या बोलना चाहिए, अप्रोच था एसोसिएशन के प्रति बहुत ही सकारात्मक था। उन्होंने भी जो भी केस बचे थे वो पूरे खत्म कर दिए। आज हमारे यहाँ कोई भी यहाँ के लेवल का विजिलेंस केस नहीं है और ना ही कोई विजिलेंस केस बना है पिछले दिनों में। यह हमारे एसोसिएशन का एक बड़ा अचीवमेंट है। और दूसरा जो चीज है कि अभी जो आए हमारे जो चीफ कमिश्नर वर्तमान में है जो जॉनी सर, तो वहां तो और प्रोएक्टिव है। अभी पिछली बार यहाँ हमारा जो मीटिंग हुआ था आपका रिटायरमेंट का, तो हमारे कुछ साथी लोगों को रिटायरमेंट के दिन उनका पूरा पैसा नहीं मिला। तो उन्होंने यहाँ बोला कि अगर समझो किसी रिटायरमेंट के दिन अगर उसको पूरा पैसा नहीं मिलता तो JC ADC ऑफ दिस
ये वो रिस्पॉन्सिबल होगा उसके लिए कि उसको मिलना चाहिए। अगर नहीं देते हैं तो ये सिर्फ एओ का जिम्मेदारी नहीं है या सिर्फ पीओ का जिम्मेदारी नहीं, बल्कि जेसी एडीसी का जिम्मेदारी है कि भाई वो उसको मिलना चाहिए करके। तो वो अभी के जो चीफ कमिश्नर है वो और भी प्रोएक्टिव है फर्दर हमारे काम के लिए। साथ ही साथ अगर देखेंगे हमारे एक इसका केस था, सस्पेंशन का, रिवोकेशन का केस था, तो उसको भी जैसे ही हमने गए सीसी सर के पास, उन्होंने बिल्कुल तुरंत हमारा बात को माना और उसको उन्होंने तुरंत रजिस्ट्रेट कर दिए। तो मैं हमारा यानी ये हमारा खुशनसीबी है कि हमारे यहाँ जो भी एडमिनिस्ट्रेशन आया अभी तक के, चाहे वो AK पांडे सर हो, चाहे उसके बाद भीमाशंकर सर हो, चाहे उसके बाद साकला सर हो, या आज आपका जॉनी सर हैं, तो जॉनी सर को भी आज कार्यक्रम में प्रेजेंट रहने वाले थे एज ए चीफ गेस्ट। तो लेकिन चीफ गेस्ट में उन्होंने कंफर्मेशन भी दिया था, लेकिन उनको एक अचानक काम आ गया, तो उस वजह से वो उपस्थित नहीं कर पाए, उनको केरला जाना पड़ा। तो उसके लिए भी उन्होंने बहुत ये किया है कि वो उपस्थित नहीं रह पाएंगे। तो आगे अपने बोला सर कोई बात नहीं, आगे आप इसमें उपस्थित रहेंगे। तो ये 3 इश्यूज के ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं। एक सैलरी डिडक्शन, एक सारे देश भर में जितने भी हमारे एसोसिएशन है उसके ऑफिसेस होना चाहिए और रेगुलर मीटिंग होना चाहिए। तो जो रेगुलर मीटिंग है हमारा बोर्ड में नहीं हो रही है, ना इनकम टैक्स का हो रहा है, ना ही हमारा डिपार्टमेंट का भी हो रहा है नेशनल लेवल के ऊपर। तो इसके लिए अभी जो पार्लियामेंट कमेटी ने सारा जो सीबीईसी के और सीबीडीटी के चेयरमैन को भी कॉल किया था संसद भवन में, तो उसमें हम लोग भी प्रेजेंट रहे और उन्होंने बोला कि भाई जब रेलवे में जब SC/ST एसोसिएशन के साथ बातचीत हो सकती है, उनको सुविधा दी जा सकती है, रिकॉग्निशन दिया जा सकता है, दूसरे जगह बैंक्स में किया जा सकता है, PSU में किया जा सकता है, तो अब इनकम टैक्स में और जीएसटी में क्यों नहीं हो सकता है? तो इनकम टैक्स में और जीएसटी में भी जो है, जो फेडरेशन है, उसके साथ बोर्ड ने बात की चाहिए और उसको भी DOPT, डिपार्टमेंट ऑफ लीगल अफेयर्स और बोर्ड, इन्होंने सकारात्मक तरीके से लिया। अभी जो मीटिंग में हम लोग गए थे पार्लियामेंट हाउस में, तो पार्लियामेंट हाउस में जो मीटिंग हुआ तो उसमें उन्होंने निर्देश दिए कि भाई इनको साथ बातचीत होना चाहिए और आशा है कि अभी हमारे जो भी ग्रेवेंसेस है वहां आने वाले दिनों में हम लोग जल्दी उसको ये कर पाएंगे। दूसरा चीज ये बताना चाहूंगे, हमारे जो कमिश्नर साहब है थेटे सर, यहाँ आने के बाद पिछले ट्रांसफर लिस्ट में बहुत सारे लोगों का उल्टा सीधा ट्रांसफर हो गया था और बहुत सारे लोग तकलीफ में थे। तो जब उनका पोस्टिंग हुआ, हम उनसे मिले, तो उन्होंने भी बहुत सारे हमारे जो प्रॉब्लम्स हैं वो तुरंत जो संभव थे वो सारे ही उन्होंने सॉल्व कर दी। तो मैं उनका भी बहुत शुक्रगुजार हूँ थेटे सर का कि उन्होंने हम बहुत ही मानवीय दृष्टिकोण रखते हुए सारे हमारे जो प्रॉब्लम्स थे कि कोई अमरावती में था, नागपुर का अमरावती में कर दिया था स्टूडेंट्स का, तो उनको अमरावती से नागपुर ले आए, कोई अकोला हमारी महिला कैंडिडेट्स थी तो अमरावती से लेके आए। तो ये बहुत ही सकारात्मक है और ये अगर हमारे जो खुश रहेंगे जो लोग हमारे अधिकारी कर्मचारी, तो वो काम में भी रिफ्लेक्ट होगा। अगर आप 3 साल में अगर देखेंगे तो अगर हमारे अधिकारी कर्मचारी खुश है तो हमारा जो रेवेन्यू में ग्रोथ हो रहा है, नए नए रिकॉर्ड बनाते जा रहे हैं। अगर हम काम अच्छा करेंगे तो रेवेन्यू में भी ग्रोथ होगा, सब काम में अच्छा होगा। अगर हम लोगों को दुखी रखेंगे तो अगर वो उसका ऑफिस में आने का इच्छा नहीं होगा तो काम भी अच्छे से नहीं होगा। तो यहाँ एसोसिएशन का काम है कि जो हमारे अधिकारी कर्मचारी लोग की जो प्रॉब्लम्स है वह एडमिनिस्ट्रेशन तक रखना और एडमिनिस्ट्रेशन का भी जो ख्वाहिश है वह हमारे कर्मचारी तक रखना, ताकि सब काम जो है कि अल्टीमेटली जो एडमिनिस्ट्रेशन है और हम लोग हैं सारा मिलकर देश के लिए काम कर रहे हैं। अगर रेवेन्यू मिलेगा, देश का काम अच्छा होगा तो वो सारा सभी के हित में है। तो हम लोगों का भूमिका यही होना चाहिए कि हम लोग सिर्फ लड़ने तक का एसोसिएशन है, जो एक दिमाग में एक बैठ गया है कि भैया एसोसिएशन है सिर्फ लड़ने वाले, तो ये लड़ने वाला जो भावना है वो न रखे कि हम लोग प्रॉब्लम का सोल्यूशन खोजने वाला एसोसिएशन बने, कि हम लोग ऐसा एसोसिएशन बने कि हम लोग जो प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन भी खोदे और एडमिनिस्ट्रेशन से उसको करवा भी ले, इम्प्लीमेंट भी करवा ले। तो हम लोगों को जो आगे भी इस तरीके का एसोसिएशन बनना है कि हम लोग प्रॉब्लम्स को ढूंढे, आइडेंटिफाई करें और उसका सोल्यूशन भी ले जाए
और आप अगर कोई सोल्यूशन ले जाते हैं तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी एक जिनाइन आदमी होगा, जिनाइन एडमिनिस्ट्रेशन होगा, तो वो आपकी बात को नहीं मानेगा। फ्रेंड्स, इट्स अ ग्रेट ऑनर दैट we have been invited, association representatives of the service association have been invited to be part of this wonderful program that has been hosted by the SC/ST and OBC Employees Welfare Association. And even more of an honor to the organization I represent, that I have been offered an opportunity to speak. Inspiring words from the dignitaries of the stage we have heard, and especially मतलब इतनी प्रेरणास्पद बात अनूप कुमार साहब से हमको सुनने को मिला, और वो जो काम कम्युनिटी में कर रहे हैं, तो ऐसी चीजें जो ट्रूली ट्रांसफॉर्मेटिव होती हैं, जैसे रामटे के सामने कहा, these two splendid examples of grassroots level work as part of this program lends credibility to the overall efforts of the association, as Tulsa said, is necessary for any association to thrive. I will not take more time. I don't have much to say also. One thing which I don't think has been said from this platform so far is that there hasn't been a revolutionary in India of the stature of Baba Saheb. Let no one steal that revolution and make him represent a status quoist approach. That an effort to do that, to make him a symbol of continuing with the feudal social structure is underway. We as educated and aware individuals, government servants, have to be aware of such designs that symbols and histories are attempted to be rewritten and distorted today. We have to be aware of that and let no one steal the revolution that Baba Saheb initiated and with his legacy has come forward till date. It should continue. Distinguished guest on the dais, Anup sir, Ramteke sir, my colleague Mukul, धीरज जी, संजय जी, जैसा कि आपको धीरज जी ने बताया कि मुख्य अतिथि के रूप में आज मैं भी आपकी तरफ से तरह ही सुनने के लिए यहाँ आया था कार्यक्रम को। पता चला कि मुख्य अतिथि महोदय किसी कार्यक्रम में व्यस्त हैं, किसी निजी कारणों के कारण वो नहीं आ पाए। तो ये काफ़ी एक मेरे लिए ऑनर का एक मौका है। जो एजीएम की मीटिंग थी, मुझे लगा एजीएम के अनुसार चलेगी कि साल भर में क्या कार्यक्रम क्या है उसके ऊपर थोड़ा सा रूपरेखा रखी जाएगी, लेकिन धीरज जी ने जो बताया कि 23 जो एपिसोड्स हुए हैं, किस तरह अलग अलग सीजन आए, क्या उस समय की सिचुएशन थी जिससे उनको लगा कि ऐसी एक एसोसिएशन, ऐसी एक टीम, एसोसिएशन क्या है, एक टीम है, जो कॉमन इश्यूज हैं आपके, जो आपको लगता है कि कुछ इश्यूज हैं, कुछ समस्याएं हैं, कुछ सर्विस कंडीशंस हैं जिनको एड्रेस करना है, उसके लिए 2000 के आसपास इन्होंने इसकी भूमिका रखी, इसका गठन किया। उसके बाद में ये चीज मुझे एक और अच्छी लगी यार, संजय जी और धीरज जी ने जो किया कि जो इस कार्यक्रम को एक लिमिटेड प्लेटफॉर्म में और लिमिटेड रूपरेखा नहीं रखी इसकी। ऐसा नहीं कि जैसे कि वैसे अकाउंट्स और ये सब चीजें डिस्कस हुई, लेकिन रिटायर्ड ऑफिसर्स भी दिख रहे हैं मुझे यहाँ पे, अदर एसोसिएशंस के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, बैंक से आए हैं, स्टेट जीएसटी से हैं, हमारे कस्टम्स एक ऑफिसर जो रिटायर हुए थे वो भी हैं यहाँ पे। तो मुझे अच्छा लगा कि वो ऑफिसर जो सभी पर्सनली इसमें इन्वॉल्व है, वो खुद आ रहे हैं सामने से और इस भूमिका को, ये जो मिशन है इसको आगे सक्सेसफुल करने के लिए एफर्ट्स कर रहे हैं। एक काफी अच्छा लगा मुझे अनूप सर को सुन के और रामटेके सर के कार्यक्रम सुन के। आपने देखा होगा कि इनमें जो भी जो जोश है, जो एंथुसिज्म है, वो कई बार क्या होता है कि जब आप ऑफिस के काम करते हो तो वो आप में धीरे धीरे कम होने लगता है, वो स्ट्रेन हो जाता है। तो जब आप वापस पे बैक टू सोसाइटी करते हैं, जब आपको लगता है बैक टू सोसाइटी, जॉब का भी वही कार्यक्रम है। जो ऑफिसर अगर लगता है कि वो अपनी ऑर्गेनाइजेशन में अच्छा कंट्रीब्यूशन करता है तो उसको ऑर्गेनाइजेशन से एक सेटिस्फैक्शन मिलता है। द सेम अप्लाइज विद द सोसाइटी।
सोसाइटी में आप जितना कंट्रीब्यूशन करेंगे तो आपको जो आप रामटे के सर को मुझे देख के लगा नहीं कि वो 88 बैच के सीनियर अधिकारी हैं, मुझे लगा काफी जवान काफी एनर्जेटिक अधिकारी हैं। उनकी आवाज भी बड़ी मधुर थी, काफी गाने भी गाए। तो मैंने उनको पूछा भी कि तो ये मुझे लग रहा है कि जो बच्चों के साथ में उनका जो समावेश है, जो इंटरेक्शन है और जो उनको गाइड कर रहे हैं, अनूप सर का भी मेरे को काफी अच्छा प्रभावित लगा कि उन्होंने काफी बच्चों को अच्छा गाइड किया है मीडियम बैरियर्स को ब्रेक करने के लिए या कंपटीशन एग्जाम्स के लिए, और वो बच्चे अब्रॉड पढ़ रहे हैं। आई एम आल्सो ग्लेड टू हियर, जब कभी मैं अधिकारियों से इंटरेक्ट करता हूँ कि काफी अपने अधिकारी जिनके बच्चे भी बाहर पढ़ रहे हैं, बाहर जॉब कर रहे हैं, और ना केवल जॉब कर रहे हैं, वो बाकी बच्चों को मोटिवेट भी कर रहे हैं, उनको गाइड कर रहे हैं कि आप भी आइए और यहाँ पे आके सेटल हुए या एग्जाम दें और जॉब करें। तो ये जो रूपरेखा में जो एक विस्तार दिख रहा है, ये काफी पॉजिटिव है। जो संजय जी ने बताया भी, 20 साल 23 साल का जो अनुभव रहा, तो उसमें जो एम्प्लॉयज के जो वेलफेयर कंडीशंस के इश्यूज थे, वो धीरे धीरे उन्होंने पॉजिटिव और कंस्ट्रक्टिव वे के साथ में उनको एड्रेस कर दिया है। अभी छोटे मोटे जो इश्यूज आते होंगे, तो अभी एडमिनिस्ट्रेशन से इतना साथ का तालमेल है उनका कि वो उसको आप एड्रेस कर लेते हैं। पर इसका जो बाकी जो सोसाइटी के साथ में जो अब ताना बाना ये बना रहे हैं, जो एजुकेशन ट्रेनिंग सेंटर्स और ये, तो मैं ये आह्वान करूंगा सारे अधिकारी कि आप भी इसको एक मुहिम को बनाएं कि ऑफिस के इश्यूज हैं आपकी एसोसिएशन एड्रेस कर लेगी, पर आप इसको टीम के रूप में इसमें जुड़ें और इसको जुड़ के आप वो जहाँ पे भी आपको ठीक लगता है, अगर आपको कोई एक स्पेसिफिक एरिया, कोई एजुकेशन, आप किसी की कोई क्लास कर सकते हैं, कोई एग्जाम आप कंप्लीट करके हैं, वो एग्जाम के लिए आप गाइड कर सकते हैं, उसके लिए आप जिसको भी गाइड करेंगे, दैट विल बी द बेस्ट कंट्रीब्यूशन टू द सोसाइटी। आप सोचिए 2000 में ये कुछ इश्यूज फेस कर रहे थे, धीरज जी ने जैसा बताया है, तो आप ये सोचिए कि आज से 100 साल पहले बाबा साहब ने क्या इश्यूज फेस किए होंगे। अगर वो उन इश्यूज को फेस करके, उसमें ऑफकोर्स उसमें एफर्ट ज़्यादा लगा था, आप लोग सभी को पता होगा, बाबा साहब के पास में जो लाइब्रेरी थी, देयर वाज हैविंग मोर देन 30-40,000 बुक्स, उन्होंने अपना आप को इतना ग्रूम किया। तो ये सभी का ये दायित्व बनता है कि हर अधिकारी, हर इंडिविजुअल अपने आप को ग्रूम करे। आपके डिसिप्लिन अप्रोच, आपकी ग्रूमिंग, आपकी अवेयरनेस, आपके पास में इंफॉर्मेशन, जब आप अपने आप को ग्रूम करेंगे तब अपने सराउंडिंग्स को आप इम्प्रूव करेंगे, जब आप सराउंडिंग्स को इम्प्रूव करेंगे तब आप सोसाइटी को पे बैक कर पाएंगे। अभी हम लोगों की एसोसिएशन की एग्जीक्यूटिव बॉडी मीटिंग हुई थी, उसमें लास्ट वीक हुई, उसमें ये डिसाइड किया कि अब हमको यंगस्टर को आगे लाना चाहिए हमारी एग्जीक्यूटिव बॉडी के लिए, और उसको फिर बॉडी बनाने के लिए मेरे को एक ड्यूटी दी गई कि चरणजीत ये इलेक्शन तुमको कराने हैं। लेकिन मेरे को बड़ा अच्छा लगा कि इलेक्शन कराने की कोई नौबत नहीं आई, सर्वसम्मति से ही हम लोगों ने पूरी अपनी टीम तैयार करी और सब लोग मतलब ये वाली पोस्ट इसको दो, वाली पोस्ट इसको दो, और बड़ा अच्छा तरीके से पूरी हमारी यंग जनरेशन को रिस्पॉन्सिबिलिटी दे। जैसे कि धीरज पाटिल साहब ने अपने स्पीच में बोला था कि भाई अब आगे जवाबदारी यंगस्टर को संभालनी है, और हम उम्मीद करेंगे कि ये लोग अभी तक के जितने हमारी एग्जीक्यूटिव मेंबर हैं उनसे अच्छा परफॉर्म करने की कोशिश करेंगे। On this auspicious day of the annual general body meeting of the GST, Central Excise and Custom, SCST and OBC Employment Welfare Association in Nagpur, I feel proud to have this chance to present vote of thanks on behalf of my association. First and foremost, I would like to express my gratitude to our our guest, Shri Piyush Bhatti sir, Additional Commissioner, Customs. Despite his busy schedule, he has graciously found time to grace this occasion. I thank him for his words of the encouragement, and his able guidance has always been a source of inspiration to us. I am grateful for his kindness, interest, and continuous support, sir. I also thanks Mughal Patil sir to present here on DAS. Thank you, sir. I also extend my heartfelt thanks to our honorable honorable guest of honor, Shri Anil Ramte, IRSS Principal Material Manager retired of the
Indian Railway for his valuable contribution and encouraging words. His able guidance will continue to inspire us, sir. Anup Kumar, sir, Director of the Nalanda Academy, Wardha, at today's program, so despite his extreme busy schedule, reflects the importance attached to this occasion. We all inspired by your gracious presence, sir. It's not bad. Okay. I extend my thanks to our additional commissioner, joint commissioner, assistant commissioner, deputy commissioners. I express gratitude to Shri Sanjay Thul sir, IRS National President of All India SC Federation, SC OBC Federation. Shri Dheeraj Patel sir, IRS President, and Shri Ajay Tulkar sir, General Secretary, Shri Siddharth Janbandhu, Treasurer of our association, for their devoted efforts in organizing this gracious meeting. I thanks all the distinguished invitees for accepting our invitations. Last but not least, I thank my senior friends for their cooperation making this function a resounding success.